नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश है और मेरे रजनीश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 12वीं का जो है मानव भूगोल के सिद्धांत जो बुक है उसका जो है चैप्टर 3 का जो है अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। तो हम जो है इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कुछ जो है हम टॉपिक को जो है कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक के साथ साथ जो है मैं इसमें आप लोगों को जो है कुछ प्रश्न और उत्तर भी बताऊँगा, जो कि जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो है देखते हैं हम कौन कौन से जो है टॉपिक को जो है इस चैप्टर 3 में जो है अध्ययन करेंगे। तो जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा जनसंख्या संगठन। कौन सा है? जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, ये सब जो है हम पढ़ेंगे इसमें, इसके टाइप्स को भी पढ़ेंगे। दूसरा जो है टॉपिक हमारा लिंग अनुपात, किस देश का जो है सबसे ज़्यादा अधिक जो है लिंग अनुपात है, ये इसका भी जो है हम अध्ययन करेंगे। तीसरा जो है आयु संरचना, ये भी पढ़ेंगे हम। साथ ही साथ में आयु लिंग पिरामिड जो है इसका भी हम अध्ययन करेंगे। जो अंतिम जो टॉपिक है वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। लास्ट में जो है इसको भी जो है हम पढ़ेंगे। तो जो है मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने जो है कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। तो जो है पहला जो फैक्ट है, विश्व में जो है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है? लैटविया। कौन सा है? लैटविया। वहाँ पर जो है 1000 पुरुष हैं, तो उससे जो है ज़्यादा यानी 187 जो है ज़्यादा जो है महिलाएं हैं। यानी 1000 जो है पुरुषों प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 1187 जो है स्त्रियां हैं। यानी वहाँ पे स्त्रियां जो हैं वो क्या है? अधिक है। ठीक है। दूसरा जो है विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। वहाँ पे जो है 1000 पुरुषों के प्रति यानी 1000 पुरुषों पर जो है 468 जो है महिलाएं हैं। तो इसीलिए जो है हमारा विश्व में सबसे अधिक जो है लिंग अनुपात वाला जो देश है वो हो जाएगा लैटविया। ठीक है। और दूसरा विश्व में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा अमीरात। विश्व का जो है औसत लिंग अनुपात कितना है? तो विश्व का जो है 990 जो है लिंग अनुपात जो है यानी 1000 पुरुषों पर जो है 990 जो है स्त्रियां हैं। यानी जो है 1000 पुरुष हैं अगर पूरे विश्व में, तो उसमें से जो है 990 जो है स्त्रियां हैं। 990 क्या है? उसमें स्त्रियां हैं। तो ये जो हो जाएगा विश्व का औसत लिंग अनुपात जो है कितना हो जाएगा? 990। अगला जो प्रश्न बनता है, कितने देशों में प्रतिकूल लिंग अनुपात है? यहाँ पे जो है दो शब्द आएंगे आपके, एक प्रतिकूल, ठीक है, और जो दूसरा जो है यहाँ पे अनुकूल। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। हम आगे चले गए हैं। ठीक है, तो एक जो है पेज आगे चले गए थे, तो हम पिछले पेज पे दोबारा आ गए हैं। तो जो है प्रतिकूल जो है ये नेगेटिव होता है। प्रतिकूल का मतलब होता है नेगेटिव, यानी एक तरीके से जो है लिंग अनुपात कम है उस देश का, एक तरीके से वहाँ का जो है लिंग अनुपात अच्छा नहीं है। तो ऐसे कितने देश है जहाँ पर जो है लिंग अनुपात सही नहीं है, यानी प्रतिकूल नहीं है, ठीक नहीं है? तो वो है 72 देशों में जो है लिंग अनुपात जो है वो प्रतिकूल है, यानी अनुकूल नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी लिंग अनुपात का स्तर जो है वो बढ़िया नहीं है। अगला जो प्रश्न है, कितने देशों में अनुकूल लिंग अनुपात है? तो 139 देशों में जो है अनुकूल लिंग अनुपात है। ये जो डाटा है ये यूएन देता है। यूएन जो है ये डाटा देता है। यूएन का जो है ये डाटा देता है। अगला जो प्रश्न बनता है कि किस महाद्वीप में लिंग अनुपात कम है? तो वो एशिया है। कौन सा देश है? एशिया। एशिया में जो है लिंग अनुपात कम है। किस महाद्वीप में लिंग अनुपात ज़्यादा है? तो वो यूरोप में है। टॉप 10 देश जो है, टॉप जो है 10 देशों में से जो है 5 जो देश हैं जिनका लिंग अनुपात अच्छा होता है, यानी टोटल जो है अगर एक सीक्वेंस बनाया जाए और उसमें 10 देशों को रखा जाए, ठीक है, जिसका जो है टॉप जो है सबसे ज़्यादा जो है लिंग अनुपात है, तो उस 10 देशों में से 5 जो देश होंगे वो यूरोप के होंगे, और जो है 3 जो देश हैं वो एशिया के होंगे। 3 जो देश हैं वो एशिया के होंगे और अन्य जो है अफ्रीका के देश होंगे। तो ये था जो है हमारा कुछ फैक्ट्स, जिसको है आप लोग जो है ध्यान रखना। आगे जो है हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो जो पहला प्रश्न आता है वो आता है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? तो जनसंख्या संगठन से अभिप्राय है कि जनांकीय विशेषताओं का अध्ययन करना है ही जो है जनसंख्या संगठन कहलाता है।
ठीक है, तो इसमें जो है हम लिंग अनुपात का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? लिंग अनुपात का, साक्षरता का, जीवन प्रत्याशा की जो है वहाँ पे जीवन जो है कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, ठीक है, जीवन स्तर कितना है वहाँ पे लोगों का, व्यवसाय आदि का अध्ययन किया जाता है। और इन तथ्यों के आधार पर लोगों की भी क्या की जाती है? पहचान की जाती है। ठीक है, फिर आगे जो है हम लिंग अनुपात का अध्ययन करेंगे। लिंग अनुपात किसे कहा जाता है? तो किसी देश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। जो है इसमें जो है मैंने 2 सूत्र बताए हैं। ठीक है, भारत में जो है लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो स्त्रियों की संख्या, उसके नीचे पुरुषों की संख्या और मल्टीप्लाई में 1000, यानी स्त्रियों की संख्या अपॉन में पुरुषों की संख्या और मल्टीप्लाई 1000। इससे जो है भारत में जो है महिलाओं की आपका जो लिंग अनुपात है निकल जाएगा। ये जो फॉर्मूला है ये तो भारत में अपनाया जाता है। और विश्व के अगर फॉर्मूला की बात करें, यानी विश्व में जो है सूत्र जो अपनाया जाता है लिंग अनुपात के लिए, वो है पुरुषों की संख्या अपॉन में स्त्रियों की संख्या और मल्टीप्लाई में 1000, यानी 1000। तो ये जो है आपका विश्व में अपनाया जाता है और ये जो है भारत में अपनाया जाता है। ठीक है, बस इसमें जो है ऊपर नीचे कर दिया जाता है, यानी इसमें जो है भारत में पहले जो स्त्रियों की संख्या रखा जाता है, फिर जो है पुरुषों की संख्या रखा जाता है उसके नीचे। पर इसमें जो है इसका उल्टा कर दिया जाता है, ऊपर जो है पुरुषों की संख्या हो जाती है और नीचे स्त्रियों की संख्या हो जाती है। अब आगे जो है क्वेश्चन जो आपका बनता है पेपर में कि लिंग अनुपात किसे कहा जाता है और लिंग अनुपात की विशेषताएं बताएं। तो लिंग अनुपात किसे कहते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अगला जो है क्वेश्चन लिंग अनुपात की विशेषताएं। तो विशेषताओं में पहला तो इसको परिभाषित आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको अगर इसकी विशेषता बतानी तो आपको बताना पड़ेगा, इससे रिलेटेड जो है कुछ तथ्य भी बताना पड़ेगा जो कि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। और ये आपको जो है याद रखना है कि विश्व का औसत जो है लिंग अनुपात, विश्व का जो है औसत लिंग अनुपात के प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। दूसरा, विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश कौन सा है? लेटविया। वहाँ पे जो है लिंग अनुपात 1187 है, यानी वहाँ पे 1000 पुरुषों पर जो है 1000 पुरुषों पे जो है 1187 स्त्रियां हैं। फिर यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें जो है सूचीबद्ध 139 देशों का लिंग अनुपात अनुकूल बताया गया है और 72 देशों का जो है लिंग अनुपात प्रतिकूल बताया गया, जो कि मैंने आपको जो है पहले ही तथ्य में बता चुका हूँ। आगे जो है एशिया के विकासशील देशों का लिंग अनुपात निम्न या फिर प्रतिकूल है, जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब etc। आगे जो है जो रूस है यानी रशिया, यानी इसमें जो है स्त्रियों की संख्या जो है ज़्यादा पाई जाती है तथा पुरुषों की संख्या कम पाई जाती है। अगर जो है 1000 स्त्रियां हैं तो उसमें से जो है 1000 अगर पॉपुलेशन है, 1000 जो है आपकी पॉपुलेशन है तो उसमें जो है 86 जो है मेल होंगे, यानी 1000 जो है स्त्रियों पर जो है 86 जो है पुरुष होंगे। तो ये जो है आपका जो है रूस में जो है लिंग अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें जो है स्त्रियों की संख्या ज़्यादा बताई गई है। अब यहाँ पे मैं एक शब्द है जिसका नाम विकासशील, तो ध्यान से देखिएगा 3 तरीके के देश होते हैं। एक तो विकसित देश होते हैं, ठीक है, एक कौन से देश होते हैं? विकसित देश, ठीक है। दूसरे जो है विकासशील देश होते हैं, ये तो विकसित देश हो गए, ठीक है, जो कि डेवलप कर चुके हैं। दूसरे जो होते हैं वो विकासशील देश होते हैं जो कि अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तरक्की करने में लगे हुए हैं। तीसरे जो देश जो होते हैं, जो तीसरे देश की कैटेगरी होती है उसको कहते हैं अल्प विकसित, जिनका विकास बहुत ही कम हुआ है, जिनका विकास बहुत ही कम हुआ है। तो ये 3 तरीके की जो है देश की जो है कैटेगरी है। 3 तरीके से जो है देश को जो है डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहले जो विकसित देश आता है, विकसित देश में कौन से देश आते हैं? जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब जो है विकसित देश हो, यानी ये इन्होंने अपना विकास कर लिया है। दूसरा, विकासशील देशों में कौन कौन से देश आते हैं? जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, ये जो देश हैं, पाकिस्तान हो गया, ये सब जो देश हैं ये विकास कर रहे हैं। अभी इन्होंने विकास नहीं, पूरे तरीके से ये विकसित नहीं हुए हैं, किंतु ये जो है अपने जो है प्रोसेस में है, अपना विकास जो है कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया
कि जो है रूस में जो है स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। आगे स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको बनता है कि आयु वर्ग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग, अलग अलग आयु के जो है व्यक्ति, बच्चों या फिर बुजुर्गों की हम इसमें बात करते हैं, तो अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की संख्या को वायु वर्ग संरचना कहते हैं। काफ़ी जो है इजी लैंग्वेज में मैंने ये आपको जो है बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसको जो है आप याद रखना कि आयु वर्ग संरचना किसे कहते हैं। जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को आयु वर्ग संरचना कहते हैं। अब इसमें भी जो है कई तरीके से जो है इसको बांटा गया है। पहला जो है हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं, दूसरा जो है कार्यशील जनसंख्या और तीसरा वृद्धि जनसंख्या। तो जो आश्रित जनसंख्या होती है यानी वो किसी पे डिपेंड होती है, एक तरीके से वे जनसंख्या जो कि किसी पे डिपेंड होती है, इस जनसंख्या के अंतर्गत 0 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। कितने से? 0 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है। इनके जो है सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये बात याद रखना आप लोग। दूसरा जो होता है कार्यशील जनसंख्या, ये जो है आयु वर्ग संरचना के जो है एक तरीके से पार्ट है, एक तरीके से प्रकार है, ठीक है। दूसरा जो होता है कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत 15 से 59 वर्ष तक की आयु वाले लोगों को रखा जाता है। इन पर देश का आर्थिक विकास निर्भर रहता है या निर्भर करता है। ये जो एज वाले जो व्यक्ति हैं, ये जो है भारत की जो है तरक्की में जो है एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करते हैं, ठीक है। अगला जो है वृद्धि जनसंख्या, अगला क्या है? वृद्धि जनसंख्या या वृद्धि जनसंख्या बोल दिया जाता है इसको, ठीक है। तो वृद्धि जनसंख्या से अभिप्राय है कि 59 वर्ष से अधिक आयु के लोग, चाहे वह काम कर रहे हो या नहीं, इन्हें जो है चिकित्सा संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये जो है इसकी जो है कुछ प्रकार थे, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं। आश्रित जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, यानी कार्यशील यानी वह जनसंख्या जो कार्य जो है कर रही है, यानी कुछ काम कर रही है, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो देश के जो है किसी भी जो है मतलब कोई भी जो है वर्क कर रहा हो, तो उसमें जो है कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। आगे जो है अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड, क्वेश्चन यहाँ से आपको बनता है आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं। तो रेखा चित्र के जरिए से आयु लिंग संरचना के अध्ययन को जो है जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। बहुत सिंपल से मैंने बताया है, दोबारा सुनिएगा इसको कि रेखा चित्र के माध्यम से आयु लिंग संरचना के अध्ययन को जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इसमें जो दायां वाला जो एरिया होता है, दायां वाला जो भाग होता है, उसमें स्त्रियों को दिखाया जाता है, स्त्रियों के जो डाटा है उसको दिखाया जाता है, यानी वो जो दायां भाग होता है वो स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता है, तथा जो बायां वाला भाग होता है वो पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको यही जो है बताना है इसमें आयु लिंग पिरामिड में। इसको जो है 4 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। पहला जो है विस्तारित पिरामिड। तो विस्तारित पिरामिड में नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है, जो कि इसका एक उदाहरण है विस्तारित पिरामिड का। तो ये जो है आपको याद रखना है। दूसरा जो है इसमें जो है अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। जो विस्तारित पिरामिड है इसमें जो है अल्प विकसित को जो है ये दर्शाता है। विस्तारित पिरामिड किसको दर्शाता है? जो अल्प विकसित देश है उसी को जो है दर्शाता है, यानी उसी का प्रतिरूप है। यहाँ पे क्या होता है विस्तारित पिरामिड में कि जन्म दर जो है अधिक होता है, जैसे बांग्लादेश हो गया, मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की जो है जनसंख्या पिरामिड भी ऐसे ही है। तो इसी के कुछ उदाहरण जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा इस बात को कि अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है विस्तारित पिरामिड, ठीक है। जन्म दर यहाँ पे क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। यहाँ की जो है स्थिति जो है उतनी मजबूत नहीं होती है। यहाँ पे जो है शिक्षित जो है अधिकतर जो लोग जो है शिक्षित नहीं होते हैं। अल्प विकसित देश में जो है वहाँ पे गरीबी होती है अल्प विकसित देशों में, ठीक है। वहाँ पे जो आजीविका जो है उतनी जो है आजीविका का जो स्तर है वहाँ ऊंचा नहीं होता, और औद्योगिक मतलब वहाँ पे जो आपका प्रौद्योगिकी होती है उसका भी स्तर जो है ऊंचा नहीं होता अल्प विकसित देशों में। तो ये विस्तारित पिरामिड था जिसका जो है हमने अच्छे से जो है अध्ययन कर लिया। अगला जो है स्थिर जो है जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या। तो स्थिर जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड को दर्शाता है। ये स्थिर जनसंख्या किसको दर्शाता है? ऑस्ट्रेलिया के आयु लिंग पिरामिड को दर्शाता है।
ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है। किस तरीके का है ये? घंटी के आकार का है, जो शीर्ष यानी ऊपर की ओर जो है सुंडाकार होता है। किस तरीके से होता है? सुंडाकार होता है। यह पिरामिड यह दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जन्म दर और मृत्यु दर जो है समान है, लगभग क्या है? समान है, जिसके कारण जो है जनसंख्या क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। भाई जहाँ पे जो है जन्म दर और मृत्यु दर अगर दोनों जो है बराबर होंगे तो वहाँ पे भी जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, आगे जो है हास्यमान जो है जनसंख्या। तो ये जो है जनसंख्या, हास्यमान जो जनसंख्या है, जापान की जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दिखाया गया है। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? निम्न जन्म दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि जो है शून्य के बराबर होती है, यानी शून्य होती है या फिर ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। यानी यहाँ पे जो है जनसंख्या इन देशों में बढ़ेगी नहीं। क्या होगी? इन देशों में जनसंख्या कम होगी, घटेगी, बढ़ेगी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जो जनसंख्या क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। यहाँ पे जनसंख्या स्थिर रहेगी और यहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ेगी। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, विस्तारित पिरामिड में जनसंख्या बढ़ेगी, इसमें जनसंख्या जो है बिल्कुल समान रहेगी यानी बराबर रहेगी जनसंख्या। इसमें जो है जनसंख्या जो है कम होगी। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करें। तो इसमें जो है निवास के आधार पे जो है जनसंख्या को दो भागों में बांटा गया, एक तो ग्रामीण जनसंख्या और एक नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या जो गाँव में की जो जनसंख्या है, गाँव में जो लोग रहते हैं उनको ग्रामीण जनसंख्या कहा जाता है, और जो नगर के जो लोग हैं जो नगरों में रहा करते हैं उनको जो है नगरीय जनसंख्या कहते हैं। दोनों ये जो दोनों वर्ग हैं ये दोनों जो है एक दूसरे से जो है अलग हैं, यानी एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। किस तरीके से भिन्न है? तो जीवन शैली से। भाई ग्रामीण जो जनसंख्या है, ग्रामीण यानी गांव के जो लोग हैं उनका जीवन शैली जो है जो आपके नगरीय जीवन शैली है उससे क्या है? अलग है। यानी गांव के लोगों का जो है जीवन और शहर के लोगों का जो जीवन शैली है वो दोनों क्या है? अलग अलग है। आजीविका अपने जीवन जीने का जो तरीका है जो गांव के लोगों का वो अलग है, नगरीय जो जनसंख्या उनका भी अलग है। आगे जो सामाजिक दशाएं भी अलग है, गांव की जो सामाजिक दशा अलग है, नगर की जो है सामाजिक दशा अलग है। जनसंख्या घनत्व भी क्या है? अलग है। विकास दर भी अलग है। जाहिर सी बात है ये जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई ये जो है एक दूसरे को जो है अलग करती है, यानी दोनों वर्ग एक दूसरे से कई पक्ष से क्या है? भिन्न है, अलग है। तो कैसे अलग है? जीवन शैली से, आजीविका से, सामाजिक दशाएं से, एवं जनसंख्या घनत्व एवं विकास दर से। ग्रामीण क्षेत्र, अब देखो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसे क्या, उस ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वे क्षेत्र होते हैं जहाँ लोग जो है प्राथमिक कार्यों में जुड़े होते हैं। अब प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? तो जैसे कृषि, क्या होता है? कृषि। जो कृषि होते हैं वो प्राथमिक कार्य कहलाता है। कृषि हो गया, डेयरी हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, ये सब जो है कृषि जो हो गया या पशुपालन हो गया, ये सारे जो है प्राथमिक कार्यों में आते हैं। ठीक है, अब नगरीय क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां अधिकतर जनसंख्या जो है गैर प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं, जैसे व्यापारी, गाड़ी चलाना। ठीक है, तो ईटीसी में जो व्यक्ति लगे होते हैं, ठीक है, उसे जो है गैर प्राथमिक कार्य कहते हैं। जो मतलब प्राथमिक कार्य में जो नहीं जुड़े होते हैं उन्हीं को जो है गैर प्राथमिक कार्य कहा जाता है। ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है काफी जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बनता है साक्षरता किसे कहते हैं? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है और अंकगणित को हल कर सकते हैं, यानी जोड़ घटा ये सब, इसी को अंकगणित कहते हैं। तो इसको हल कर सकता है तो उसे हम जो है साक्षरता व्यक्ति कहते हैं या फिर साक्षर जो है उसे कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन बनेगा, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में जो है विस्तृत जो है वर्णन करें। तो इसमें 3 कारण मैंने बताए हैं जो कि साक्षरता को प्रभावित करते हैं। पहला नगरीकरण, दूसरा जो है आर्थिक विकास, तीसरा जो है वो महिलाओं की सामाजिक स्थिति।
तो नगरीकरण साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगर में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इसीलिए वहाँ पे जो है ज़्यादा लोग जो है साक्षर पाए जाते हैं, अपेक्षा किसके, गांव के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती हैं। ज़्यादातर जो है आपका अस्पताल हो गया, ठीक है, विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हो गए, वो सारे जो है आपके नगरीय में ही होते हैं। दूसरा जो है आर्थिक विकास के स्तर। तो आर्थिक विकास के स्तर, तो इस दूसरा प्रमुख कारण है, या कारण बोल सकते हैं आप, या फिर कारक, दोनों जो है एक होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि जो है कभी कभी मैं कारक बोल देता हूँ, कभी कभी कारण बोल देता हूँ, दोनों जो है शब्द का मतलब जो है वो सेम है। विकसित देशों में साक्षरता दर अधिक होती है। विकसित जो देश है वहाँ पे साक्षरता दर जो है अधिक होती है, जबकि विकासशील और अल्प विकसित देशों में साक्षरता दर कम होती है। थोड़ी खांसी हो गई, ठीक है। अगला जो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति, वो क्या है ना, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा मौसम की वजह से चेंजिंग के कारण जो है तबीयत भी थोड़ा डाउन हो रही है, तो आप लोग भी जो है अपनी तबीयत को थोड़ा जो है ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि जो है फीवर हो रहा है तो तुरंत जो है अपने जो है नज़दीकी डॉक्टर को जो है तुरंत दिखाएं, क्योंकि जो अभी का जो है मतलब माहौल जो है बहुत ही जो है बेकार चल रहा है। ठीक है, आज के समय में काफ़ी लोग जो है बीमार जो है हुए पड़े हैं, तो इसीलिए जो है अपनी जो है स्थिति को जो है सही जो है बनाएं। आगे जो महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विश्व के वह देश जहां महिलाओं की सामाजिक स्थिति अच्छी होती है वहां जो है साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। जाहिर सी बात है, जिस देश के जो है महिलाओं की सामाजिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो उस देश में जो है साक्षरता दर भी अधिक पाई जाती है। जहां महिलाओं की स्थिति अगर निम्न होती है, तो वहाँ साक्षरता दर भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो प्रश्न की ओर चलते हैं, तो व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं। ठीक है, तो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ी जनसंख्या, जितने भी लोग हैं जो अलग अलग जो है आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े हुए आर्थिक जो है क्रियाओं में जुड़े हुए हैं, उनको जो है व्यावसायिक संरचना कहते हैं। इसको जो है 4 भागों में जो है बांट रखा है। वैसे पंचम भाग भी होता है, पर यहाँ पे हमने पंचम भाग नहीं दे रखा, आपके जो है इसमें पंचम भाग का जो है जिक्र नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने 4 ही जो है भाग इसका लिया है। पर प्राथमिक जो संरचना होती है, जिसमें हम कृषि, वानिकी, पशुपालन, मुर्गी पालन, खनन आदि को जो है प्राथमिक क्रियाओं में रखते हैं। ठीक है, रखते हैं या फिर आते हैं, ये सारे जो है प्राथमिक संरचना में। द्वितीय संरचना में कौन कौन से आते हैं, उद्योग हो गए, कारखाने होंगे आदि, ये जो है द्वितीय संरचना में आते हैं। तृतीय संरचना में सेवा सेक्टर आते हैं, परिवहन हो गया, मनोरंजन हो गया, संचार हो गया, डॉक्टर हो गया, पर्यटन हो गया, अध्यापक हो गया, ये सब जो है तृतीय जो है संरचना में आते हैं। चतुर्थ संरचना में कौन कौन से आते हैं, अनुसंधान, रिसर्च जो सेंटर होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक विकास से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उसको जो चतुर्थ क्रियाकलापों में रखा जाता है या फिर इनमें जो है जाने जाते हैं। तो ये आप लोगों को जो है याद रखना है, प्राथमिक संरचना, द्वितीय संरचना, तृतीय संरचना और चतुर्थ संरचना। आगे चलते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है कैसा लगा आप लोगों को, ये मुझे जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। ठीक है, और प्लीज़ इस जो है मेरी इस वीडियो को जो है लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ठीक है, आशा है आप लोगों को जो है ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।